हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है। तो धातु को हम लोग मेटल को हम लोग हिंदी में धातु कहते हैं और नॉन मेटल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? अधातु कहते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग अधातु में और धातु में यहाँ पर अंतर पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि धातु में और अधातु में अंतर बताइए। ठीक है। तो उसको पहले हम यहाँ पर धातु के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे अधातु के बारे में। ठीक है। तो धातु के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, है ना, सोडियम, ये सब क्या, लेड है, जिंक है, आसानी से मिलने वाली क्या आपके पास धातु आपके एनवायरनमेंट में। जैसे कि आप लोग अभी बात करते हैं कि आयरन आयरन तो सभी लोग जानते हैं आयरन क्या होता है, Fe होता है। ठीक है। कॉपर कॉपर तांबा, Cu उसका सिंबल है। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम सभी के घरों में यूज होता है। एल्यूमिनियम को हम Al पढ़ते हैं। मैग्नीशियम मैग्नीशियम को हम क्या बोलते हैं? Mg कहते हैं। सोडियम सोडियम हमारा क्या है? Na है। और लेड लेड को हम क्या बोलते हैं? Pb कहते हैं, Pb। और जिंक है, जिंक को हम किससे डिनोट करते हैं? तो ये जो मेटल है सब क्या आपकी आसानी से आपके एनवायरनमेंट में मिल जाती हैं, सोडियम को छोड़कर। ठीक है। सोडियम जो है फ्री स्टेट में नहीं होता है। ठीक है। ये सब क्या आपकी मेटल है, ये सब क्या है? धातु। ठीक। अब धातु क्या होती हैं? जितनी भी धातु होती हैं मोस्टली मोस्टली धातु क्या होती हैं? सब कठोर होती हैं। धातु कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। और क्या होती हैं? सॉलिड होती हैं, ठोस। ठीक है। सब धातुएं क्या होती हैं? सॉलिड होती हैं और कठोर होती हैं। किसे छोड़कर? भाई मरकरी को छोड़कर। मरकरी जो होती है आपका, मरकरी मरकरी कमरे के ताप पर कैसी होती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये द्रव अवस्था में होती है। किसमें यूज होता है इसका यूज? थर्मामीटर में देखे होंगे आप, थर्मामीटर में मरकरी होता है। और जो आपका ब्लड प्रेशर नापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें भी क्या होता है? मरकरी फील्ड होता है। ठीक। अब जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, इनके हमें नमूने लेने हैं और ध्यान देना है। उसको हमने किससे रगड़ना है? रेगमाल। रेगमाल तो देखे होंगे भाई, रेगमाल। रेगमाल अगर हम किसी चीज पर रगड़ दें तो उसकी ऊपर वाली जो परत है वो छिल जाती है। ऐसे अगर कोई शुद्ध धातु है, कोई कैसी धातु है? शुद्ध धातु है। और उस पर आप अगर रेगमाल लगाते हैं, रेगमाल से रगड़ पैदा करते हैं, तो वो धातु कैसी हो जाएगी? आपकी चमक जाएगी। ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि धातुओं में क्या होती है? चमक होती है। धातु में क्या होती है? चमक। तो आप याद रखेंगे धातुओं में क्या होती है? चमक होती है। धातुएं कठोर होती हैं, धातुएं ठोस होती हैं। किसे छोड़कर? मरकरी को छोड़कर। ये मरकरी क्या आपका एक्सेप्शन है? मरकरी क्या है? एक्सेप्शन बोले तो अपवाद। मेटल है पर मेटल की कुछ प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है। तो इस तरह से मेटल के बारे में, हम धातु के बारे में, पहला पॉइंट हो गया आपका कठोर होती है, दूसरा पॉइंट हो गया आपका धातु में क्या होती है? चमक होती है, फर्स्ट पॉइंट। और ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट। ठीक। आगे हम लोग देखते हैं इसमें। भाई अगर धातु को भाई अगर हम किसी धातु को अगर हम पीट रहे हैं, धातु को अगर हम पीटते हैं तो वो उसकी क्या बन जाती है? चादर बन जाती है। उसकी क्या बन जाती है? चादर। ठीक है। धातुओं को
पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। ये तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं सब लोग। अगर हम किसी धातु को अगर पीट दें तो उसकी हम क्या बना सकते हैं, एक पतली चादर बना सकते हैं। और उसके गुण को हम क्या कहते हैं, अघात वर्ध्यता। धातुएं कैसी होती हैं, अघात वर्ध्य होती हैं। उनको पीटकर पतली चादर में बनाया जा सकता है। ठीक। धातुओं को अगर हम खींचने लगे, धातुओं को हम क्या करते हैं, अगर खींचते हैं, धातुओं को अगर हम क्या क्या करते हैं, खींचते हैं, तो खींचने से क्या हो जाएगी, वो तार में परिवर्तित हो जाती है। क्या बन जाता है वहां पर, तार बन जाता है। 2 पॉइंट आपको ये याद रखने हैं। तीसरा पॉइंट है, धातुओं को अगर पीटते हैं तो चादर बन जाएगी, धातुओं को अगर खींचते हैं तो क्या बन जाएगा, तार बन जाएगा। इस गुण को हम क्या कहते हैं, धातुओं के इस गुण को हम बोलते हैं तन्यता। क्या बोलते हैं, तन्यता। देखिए ये लिखा है यहाँ पर, तन्यता। खींचने की क्षमता को क्या बोलते हैं, तन्यता। और पीटने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, आघात वर्ध्यता। ठीक है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। जो सोना है, आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। सोना क्या है आपका, सोना अगर हम गोल्ड की बात करें, किसकी बात करें, गोल्ड। गोल्ड बहुत ज़्यादा क्या होता है, सॉफ्ट होता है। आपको पता है कि प्योर गोल्ड के जो ज्वेलरी है वो नहीं बनाई जा सकती, उसमें हम कॉपर मिलाते हैं। कॉपर मिलाने से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। वही बात कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर लंबा लंबा तार बनता है। क्या बनता है, बन जाता है तार। अगर हम उसको खींचते हैं, 1 ग्राम सोने को अगर हम वहां पर अगर हम खींचते हैं तो उससे क्या बन सकता है, 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। तो इतनी ज्यादा इसकी तन्यता होती है। ठीक है। अगाध वर्धता और तन्यता के कारण, अगाध वर्धिता, ये ध्यान देना, अगाध वर्धता और तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम किसी धातु को पीट रहे हैं तो चादर, चादर हमें किस में यूज करते हैं, चादर बक्सा बनाने में यूज करते हैं। बहुत सारी चीज़ों में हम चादर को यूज करते हैं। ठीक है। और हम लोग उसको अगर खींचेंगे तार बन जाएगा, तो हमें जैसे इलेक्ट्रिक वायर है वो सब बनाया जा सकता है। और सोने के तार से क्या बनाई जा सकती है, ज्वेलरी बना सकती है। तो उसको हम आवश्यकता अनुसार उन चीज़ों को यूज कर सकते हैं। ठीक। पतली चादर के हम लोग क्या बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। तो पहला पॉइंट, तीसरा पॉइंट हो गया, धातु को पीटेंगे तो चादर बन जाएगी, धातु को खींचेंगे तो तार बन जाएगा। इस गुण को हम क्या बोलते हैं, तन्यता। और इस गुण को हम बोलते हैं अघात वर्ध्यता। ओके। अब देखिए, जो धातु होती हैं, वो आपकी जो धातु होती हैं वो क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। पांचों पॉइंट याद रखेंगे आप। धातु क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। सुचालक किसकी होती हैं भाई, विद्युत और उष्मा दोनों की। विद्युत और उष्मा। ठीक है। मान लीजिए आप एक रॉड ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया हमने, एक यहाँ पर तार ले लिया। ये हमने क्या लिया है, ये आपका ये जो है, जब मैं ग्रीन कलर से इसको दिखा रहा हूँ, ये तार है। और तार में हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, बहुत सारा मोम लगा दिया। देख रहे हैं, ये मोम लगा है यहाँ पर। ठीक है। अब तार को हम क्या कर रहे हैं, बीच सेंटर से क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम इसको तार को गर्म कर रहे हैं। तार को हम यहाँ से गर्म कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो उष्मा है, अब इससे क्या हो जाएगा, तार गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उष्मा जो है, उष्मा का प्रवाह, यहाँ से जो उष्मा है, हीट है, वो बिल्कुल लास्ट तक पहुँचेगी। और लास्ट तक जब पहुँचेगी तो ये मोम क्या हो जाएगा, आपका पिघल जाएगा। देख रहे हैं, ये मोम क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। और इससे पता लग रहा है कि जो उष्मा है विद्युत, सॉरी, जो उष्मा है वो धातुओं में क्या हो जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक
एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होती है, प्रभावित होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। भाई इसका मतलब क्या हुआ कि ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रभावित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो इससे हमें ये पता लगा कि जो आपकी धातु है वो ऊष्मा की क्या है, सुचालक है। ऊष्मा की क्या है, धातु ऊष्मा की सुचालक है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, धातु ऊष्मा की क्या भाई, सुचालक है, ये तो आपको बता दिया मैंने। इनका गलनांक अधिक होता है, इनका गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। जैसे सबसे अच्छी सुचालक, जो बेस्ट सुचालक होती है, जो बेस्ट सुचालक होती है वो कौन सी धातु होती है आपकी, जैसे कि सिल्वर, और दूसरा हमारा कॉपर, कॉपर Cu। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, दो धातुएं क्या है आपकी, बहुत अच्छी सुचालक है इनकी तुलना में, लेड और मरकरी। और ध्यान रखेंगे, और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट के रिगार्डिंग लेड। लेड जो होता है आपका Pb, और एक होता है आपका मरकरी, मरकरी को हम क्या बोलते हैं, Hg। दोनों ही क्या है, ये कुचालक है, दोनों ही क्या है ये, ठीक है, उष्मा के क्या है, ये कुचालक है। आपको ये चीज ध्यान रखना है। अब धातुएं, ये तो आ गई आपकी उष्मा की बात। यहाँ तो हम किसकी बात कर रहे थे, उष्मा की बात कर रहे थे कि उष्मा उसमें क्या हो सकती है, आपकी प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, जब उष्मा प्रवाहित होगी तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको सुचालक कहेंगे। ठीक है, अगर हम विद्युत की बात करें, किसकी बात करें, विद्युत, क्या धातुओं में विद्युत प्रवाहित होती है। मोस्टली आप लोगों को पता है कि धातुओं में विद्युत प्रवाहित होती है, जो बिजली के तार होते हैं वो सब किसके बने होते हैं, विद्युत के बने होते हैं। और इसीलिए जो करंट है एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है, फ्लो करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लो करता है। क्या धातुएं, क्या धातुएं विद्युत की चालक है। भाई हमें अभी अभी तक तो हमने पढ़ा उष्मा की, अब क्या धातुएं विद्युत की चालक हैं। भाई क्या धातुएं विद्युत की चालक हैं, तो आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, हाँ, हाँ ये विद्युत की क्या होती है, चालक होती है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने यहाँ पर क्या किया, एक हम क्या ले रहे हैं, एक परिपथ तैयार किया हमने, ये परिपथ है। परिपथ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्किट कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इंग्लिश में सर्किट बोलते हैं। ठीक है, ये एक बैटरी से हमने इसको, बैटरी से हमने यहाँ पर देखिए, बैटरी से एक तार ये है, और एक तार आपका ये है। तो बैटरी से हमने इसको जैसे ही कनेक्ट किया, तो ये जो बल्ब है आपका जलना स्टार्ट हो जाएगा। बल्ब क्या हो जाएगा आपका, जलना शुरू हो जाएगा ना ये। और जलना शुरू हो रहा है तो इसका मतलब क्या पता लग रहा है आपकी, इसमें करंट क्या हो रहा है, आपका करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो इससे पता लगता है कि आपकी जो धातुएं हैं, धातुएं 6 पॉइंट है, धातुएं विद्युत की, धातुएं विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं या चालक होती हैं। ठीक है, तो आपके घरों में जो लाइट आ रही है वो कैसे आ रही है भाई, धातु के वायर से आ रही है। और धातु के वायर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तभी आपके घर तक लाइट पहुंच रही है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो लाइट आपके घर तक नहीं पहुंचती। ठीक है, उस पर क्या चढ़ा होता है, देखिए उस पर तार के ऊपर क्या होता है, पीवीसी होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड या रबड़ जैसी कोई सामग्री पर चढ़ी हुई विद्युत तार, ऐसे पदार्थ। ठीक है, और हम ऐसी परत क्यों चढ़ाते हैं, तो ऐसी परत हम इसलिए चढ़ाते हैं कि जो तार हैं एक दूसरे से ना टकराएं, एक दूसरे से तार ना टकराएं। अब तार एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या हो जाएगा, उनमें फाल्ट हो जाएगा। ठीक है, और सुरक्षा की दृष्टि से भी हम लोग उसके ऊपर क्या चढ़ाते हैं, परत चढ़ाते हैं, हम लोगों को भी करंट लगने से बचता है। धातुएं किसी कठोर सतह से अगर टकराती हैं, धातुएं अगर किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो कोई आवाज उत्पन्न करती हैं,
जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? धात्विक, ध्वनिक। उन्हें हम क्या बोलते हैं? ध्वनिक। और इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं उसको? सोनोरस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सोनोरस। देखते हैं आपकी स्कूल की घंटी है, स्कूल की घंटी को हम लोग, भाई स्कूल की घंटी को हम लोग बजाते हैं, उस पर क्या मारते हैं? लकड़ी का एक हथौड़ा होता है, कोई मेटल होती है, उस पर जब मारते हैं तो टन टन की आवाज आती है। तो धातुओं में क्या होती है? तो एक बजने की टेंडेंसी होती है, एक रिंगिंग साउंड हमें वहां पर मिलती है। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? उस गुण को हम क्या बोलते हैं? धातुएं क्या होती हैं आपकी? सोनोरस होती हैं। ठीक है, 7वां पॉइंट आपका ये हो गया, धातुएं क्या होती हैं? सोनोरस। ठीक है, नेक्स्ट है आपके अपवाद। हम लोग यहाँ पर अपवाद की बात करेंगे। अपवाद, ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पहला आपका क्या है अपवाद? मरकरी को छोड़कर, मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर क्या होती हैं? ठोस होती हैं। जो मरकरी है, भाई जो मरकरी है आपका क्या होता है? वो द्रव होता है। आपको पहले बताया था मैंने शुरू में ही। ठीक है, धातुओं का गलनांक अधिक होता है। गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। बाकी जो धातुएं होती हैं उनका गलनांक अधिक अधिक होता है। जो गैलियम होता है, Ga, गैलियम एंड सीजियम का सिंबल Cs है, गैलियम का सिंबल Ga एंड Cs, इनका गलनांक बहुत कम होता है, इनका गलनांक बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, अगर इसको आप अपनी हथेली पर रखेंगे, इन दोनों धातुओं को अगर हम गैलियम को और सीजियम को हथेली पर रखेंगे तो आपके हाथ के तापमान से ये पिघलना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, तो इतना ज़्यादा जो तापमान है इनका कम होता है। हम लोग कहते हैं कि धातुओं में चमक होती है, सही बात है भाई, धातुएं क्या होती हैं आपकी? चमकीली होती हैं। धातु में क्या होती है? चमक होती है। वहीं एक आयोडीन है, आयोडीन आयोडीन अधातु है। आयोडीन क्या है आपका? अधातु है, फिर भी वो क्या होता है आपका? चमकीला होता है। फिर भी क्या होता है? चमकीला होता है। तो ये अपवाद है, धातु का क्या है? ये अपवाद है। ठीक है, ऐसी कार्बन एक ऐसी अधातु है, विभिन्न रूपों में पाई जाती है, प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। ठीक है, हीरा, डायमंड, पढ़ा ना? हीरा, हीरा तो सुना होगा। हीरे को हम क्या बोलते हैं? डायमंड कहते हैं। ठीक है, डायमंड दूसरा सबसे कठोर होता है, ये बहुत हार्ड होता है, कठोर, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? डायमंड हार्ड होता है। ठीक है, इसका गलनांक क्वथनांक, जो मेल्टिंग पॉइंट है इसका, क्वथनांक और गलनांक, इसका पिघलने का तापमान, इसका उबलने का तापमान बहुत ज़्यादा अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य रूप और होता है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट, अब हम लोग कहते हैं कि कार्बन, हीरा तो आपका कुचालक है भाई, हीरा क्या आपका? कुचालक है। पर वहीं एक अपवाद और आ गया हमारा, एक अपवाद और आ गया आपका ग्रेफाइट। आप लोग बना लेना इस तरह से नोट्स अपनी कॉपी में, जब लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पर आप नोट करते रहेंगे तो आपके नोट्स भी बन जाएंगे। आपको ये लिखा हुआ जो पीडीएफ में है ये सब नहीं लिखना है कुछ भी। ठीक है, तो ये जो आपका ग्रेफाइट है बहुत मुलायम है। कैसा होता है ये? मुलायम होता है। बाकी जो धातुएं होती हैं बहुत कठोर होती हैं। और एक चीज़ और है, ये विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। क्या होता है ये? विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, और क्षारीय धातु जैसे लिथियम है और सोडियम है, सोडियम दिख रहा है आपको, और पोटेशियम है, और वही आपका पोटेशियम है। ये बेटा बहुत सॉफ्ट होते हैं, इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि इनको आप चाकू से काट सकते हैं,
चाकू से काट सकते हैं। ठीक है। और इनके घनत्व और गलनांक भी क्या होते हैं, कम होते हैं। तत्वों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर अधिक प्रतित धातुओं तथा अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि प्रश्न दिए हैं यहाँ पर, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो कमरे के ताप पर द्रव कौन सी होती है, मरकरी होती है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मरकरी। उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी होती है, सिल्वर। कौन सी होती है, सिल्वर होती है, चांदी। ये चांदी सबसे अच्छी उष्मा की चालक होती है। आघातवर्धिता और तन्यता का अर्थ आपको बताया था। आघातवर्धिता आपको बताया था कि अगर हम किसी धातु को पीटेंगे, धातु को पीटना और पीटने के बाद उसका चादर बन जाना, उसका क्या बन जाना, चादर बन जाना, क्या है, आघातवर्धिता, वर्धिता। ठीक है। दूसरा यहाँ पर तन्यता, धातु को हम खींचेंगे, भाई धातु को हमने क्या करना है, खींचना है। धातु को जब हम लोग खींचेंगे तो किस में बदल जाएगी, वो तार में बदल जाएगी। तो ये जो गुण कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आपका तन्यता कहलाएगा। ठीक है। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। भाई चाकू से आसानी से किसे काटा जा सकता है, अभी आपको बताया था, चाकू से सोडियम को काटा जा सकता है, लिथियम को काटा जा सकता है और पोटेशियम को काटा जा सकता है। 3 धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है। हम उनको चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर याद रखना। उष्मा की कुचालक धातुएं, भाई उष्मा की कुचालक धातुएं आपको बताया था, लेड का प्रतीक कितना होता है, Pb। और मरकरी का प्रतीक क्या होता है, Hg। ये धातु क्या है, उष्मा की कुचालक है। किसकी कुचालक हैं, ये उष्मा की। ठीक है। तो इस तरह से आपको इन चीजों को देखना है। धातुओं के रासायनिक गुण, देखिए धातुओं के रासायनिक गुण, ये धातुओं के यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण। ठीक है। पहला क्या है आपका, आपको याद रखना है कि धातु अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो वहाँ पर क्या बनता है, धातु का ऑक्साइड बनता है। ठीक है। इस पॉइंट को आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट कैटेगरी में रखेंगे। तो ये आपकी धातु है, भाई ये धातु है और इसने ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड बनाया। और इसका रंग कैसा होता है आपका, काला रंग होता है। कैसा रंग होता है, काला रंग। तो हमने यहाँ पर 2Cu लिया और O2 के साथ रिएक्शन कराई, तो ये क्या बन गया आपका, 2CuO। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, एल्युमिनियम के साथ हमने क्या लिया, यहाँ पर एल्युमिनियम ले लिया। ठीक, और हम यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, Al2O3। Al2O3। तो ये दोनों क्या है, आपके ऑक्साइड हैं। दोनों क्या है, ये ऑक्साइड हैं। किसके, धातु के ऑक्साइड हैं। ठीक। अब कुछ धातुएं ऐसी होती हैं, धातु ऑक्साइड, कुछ धातु के ऑक्साइड। अब कुछ ऑक्साइड क्या होते हैं, कुछ ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ठीक, कुछ ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। इस चीज का भी ध्यान रखना है। अम्ल और क्षार आपको बताया था मैंने। ठीक है। कुछ धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। ठीक है। और कुछ ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी।
ठीक है, तो ठीक है, कुछ जो है अम्ल के साथ ही रिएक्शन करेंगे, कुछ ऑक्साइड केवल अम्ल के साथ रिएक्शन करेंगे, कुछ ऑक्साइड केवल क्षार के साथ रिएक्शन करेंगे, और कुछ ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उभयधर्मी कहते हैं। क्या बोलते हैं, उभयधर्मी। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ देखिए आप कि धातु की प्रकृति क्या होती है, आपकी धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसी कुछ धातुएं होती हैं, उनके ऑक्साइड होते हैं। ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसी धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उभयधर्मी। अब देखिए Al2O3 है, दोनों केसेस में यहाँ किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, अम्ल के साथ, और यहाँ किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, क्षार के साथ। तो कहने का मतलब क्या हो गया, आपका जो Al2 है वो क्या है, आपका उभयधर्मी उभयधर्मी धातु ऑक्साइड है। उभयधर्मी धातु ऑक्साइड। ठीक है, ये वाली जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। अगर जिंक ऑक्साइड रहेगा, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड रहेगा, अगर यहाँ पर जिंक ऑक्साइड रहेगा तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बनेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर ZnO ले लिया हमने और ये NaOH ले लिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, सोडियम क्या बनेगा, जिंकेट। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर याद रखना है। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। भाई कुछ क्या होते हैं, जल में घुल जाते हैं, और जो जल में नहीं घुलते हैं वो क्या हो जाते हैं, अघुलनशील। लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। ठीक, और सोडियम ऑक्साइड व पोटेशियम ऑक्साइड निम्नलिखित प्रकार से जल में घुलकर क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। जैसे Na2 है, तो ये क्या बना रहा है, क्षार बना रहा है। भाई इसका पोटेशियम का ऑक्साइड है, यहाँ सोडियम का ऑक्साइड है, तो ये क्या बना रहे हैं, आपके क्षार बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ये क्षार बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको रिएक्शंस को भी लर्न करना है। इन रिएक्शंस को आप नोट कर लेंगे अपनी। हम देखिए जल के साथ अभिक्रिया, कुछ धातुएं क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा रिएक्टिव धातु है, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, तो वो धातु हाइड्रोजन गैस बनाएगी जल के साथ मिलकर, और साथ में क्या देगी, एक ऑक्साइड देगी। तो आपको यहाँ ये चीज़ याद रखनी है कि धातु प्लस वाटर, तो यहाँ पर ऑक्साइड मिल जाएगा आपको, धातु का ऑक्साइड। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगी, आपकी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, फिर धातु ऑक्साइड को जल के साथ बनाएंगे तो धातु क्या बनेगा, आपका हाइड्रोक्साइड बनेगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा, जैसे कि NaOH। इस तरह से ये हाइड्रोक्साइड होते हैं, KOH। ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड होते हैं। पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातु ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। पोटेशियम आपको याद रखना है, पोटेशियम एंड सोडियम ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेती है। ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या है, अभिक्रियाशील है। ये क्या है, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो पोटेशियम हमने यहाँ पर लिया, देखिए पोटेशियम लिया हमने यहाँ पर, और पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना, हाइड्रोक्साइड। सोडियम लिया, सोडियम को हमने वाटर के साथ लिया तो क्या बना, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड। और यहाँ से उष्मा भी निकल रही है, यहाँ से क्या निकल रही है, उष्मा भी निकल रही है। तो एक प्रकार से हम देखें तो
ऊष्माक्षेपी। ये जो अभिक्रिया है कैसी है, ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। अब अगर हम कैल्शियम की बात करें, ये तो थोड़ा कम अभिक्रियाशील होता है, थोड़ा कम अभिक्रियाशील होता है ये, और इसलिए इसकी जो रिएक्शन है वो क्या होती है, थोड़ी सी धीमी हो जाती है। ठीक है। पर वहीं अगर हम सोडियम की बात करें, पोटेशियम की बात करें, तो ठंडे जल के साथ, देख रहे हैं, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया क्या होगी, बहुत तेज होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो पोटेशियम ने यहाँ पर कैल्शियम लिया। ठीक। कैल्शियम लिया हमने, और यहाँ पर क्या में वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं और कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। ठीक है। मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं हम लोग। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है भाई। मैग्नीशियम अगर Mg लेंगे आप यहाँ पर और कोल्ड वाटर कर देंगे, कोल्ड वाटर है यहाँ पर, ठंडा पानी है, तो बेटा यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, नो रिएक्शन, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा अभिक्रियाशील नहीं है। ठीक है। परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड चला बनाता है। यहाँ पर अगर हम वाटर कैसा ले लें, हॉट वाटर ले लें, तो हॉट वाटर के साथ क्या बना देगा ये, MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। एल्युमिनियम, आयरन और जिंक जैसी धातुएं न तो ठंडे जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ, ध्यान रखना है, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, चाहे आप कोल्ड वाटर ले लें, चाहे आप हॉट वाटर ले लें, बेटा यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। आपको इस तरह से याद रखना है चीज़ों को, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है। लेकिन भाप, हाँ, अगर स्टीम के साथ, अगर अगर हम लोग Al को, Fe को और Zn को स्टीम के साथ लेके जा रहे हैं, स्टीम समझ रहे हैं, स्टीम क्या होता है, भाप। भाप का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है। भाप के साथ अभिक्रिया होती है भाई, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके भाप के साथ यह धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस मिलती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, गैसेस फॉर्म में है, तो स्टीम के साथ हमें क्या मिल रहा है, ऑक्साइड मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रही है। ऐसी आयरन है, आयरन यहाँ पर क्या बना रहा है, अपना ऑक्साइड बना रहा है और हमें हाइड्रोजन गैस मिल रही है। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। लेड, लेड हो गया आपका, कॉपर हो गया, और सिल्वर, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है। नो रिएक्शन, नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एंड हॉट वाटर, हॉट वाटर। ठीक है। जो जो मैं लिखता जा रहा हूँ ना, आप उसको नोट करते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ, भाई अब देखिए अम्लों के साथ, अब हम धातु की जो रिएक्शन है भाई, जो धातुएं हैं आपकी, अब उसको किसके साथ लेके जाएंगे, हम अम्ल के साथ लेके जाएंगे, और उसके बाद हम उसकी अभिक्रिया को देखते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमें चीज़ों को समझना है। देखिए अब पहले हम अध्ययन कर चुके हैं कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। अब हमें क्या मिलेगा भाई, धातु ले रहे हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर हम ले रहे हैं
अम्ल, और यहाँ हमें मिलेगा लवण, और साथ में मिलेगी हमें हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। तो आपको याद रखना है मेटल प्लस एसिड, यहाँ पर क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, लवण बन जाएगा, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाकी सभी धातुओं के नमूने एकत्र कीजिए। यदि नमूने मलिन है तो रेगमाल से रगड़कर उन्हें साफ कीजिए। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम को नहीं लीजिए क्योंकि वे ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं। थोड़ा मुझे जुकाम हो गया है। अब आपको देखिए, अगर कोई धातु कम रिएक्टिव है तो हम क्या करते हैं, उसको रेगमाल से साफ कर लेते हैं, तो उसकी ऊपर की जो ऑक्साइड की परत है वो हट जाती है और इजीली क्या कर लेता है, वो इजीली रिएक्ट कर लेता है। पर हमें सोडियम के केस में या पोटेशियम के केस में ऐसा नहीं करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, हो सकता है कि साफ करते समय, रगड़ते समय आपके हाथ में थोड़ा सा मॉइस्चर हो, और ऐसा भी होता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें मॉइस्चर होता है, तो उसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके ये क्या हो जाते हैं, विस्फोट कर जाते हैं, फायर कर जाते हैं। हम देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ लेता है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सक्रियता श्रेणी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिक्रियाशीलताएं, ठीक है, तो जो धातुएं सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर हैं, देखिए ये पोटेशियम है, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है, और ये गोल्ड है, बहुत कम अभिक्रियाशील है, बहुत कम अभिक्रियाशील है। तो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर लिया जिंक सल्फेट ले लिया। क्या ले लिया मैंने, जिंक सल्फेट, और मैं यहाँ पर रिएक्शन करा रहा हूँ कॉपर की। तो आप देखना है यहाँ पर कि जिंक पहले है और कॉपर बाद में है। इसको हमने थोड़ा सा उल्टा लिख लिया है, यहाँ कॉपर लिखेंगे, यहाँ जिंक लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉपर, और यहाँ लिखेंगे हम लोग जिंक। तो ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है भाई, इसकी अभिक्रियाशीलता क्या है, अधिक है। इन दोनों में आप कंपेयर कीजिए, इन दोनों में कंपेयर कीजिए, तो इसकी अभिक्रियाशीलता अधिक है, तो ये इसको क्या कर देगा, यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जिंक SO4, ZnSO4, और प्लस कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसने इसको यहाँ पर क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है, इसको विस्थापित कर दिया है। तो इस तरह से, एक तरह से ये विस्थापन अभिक्रिया भी है। कैसे रिएक्शन है ये, विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ गया ना। तो ये इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए, 2026 के लिए बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका धातुओं का निष्कर्षण। अब धातुओं का निष्कर्षण से क्या मतलब है कि जो धातुएं, जैसे कि धातुएं कहाँ निकलती हैं, पृथ्वी के अंदर होती हैं, उसकी भूपट्टी में होती हैं, तो उनके साथ बहुत सारे मिट्टी, कंकड़, पत्थर और फालतू चीज़ें होती हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, साफ करते हैं, और उससे हम क्या निकालते हैं, शुद्ध धातु निकालते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निष्कर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निष्कर्षण। देखिए पृथ्वी की भूपट्टी धातुओं का मुख्य स्रोत है। धातुएं कहाँ पाई जाती हैं, भूपट्टी में पाई जाती हैं। समुद्री जल से क्या मिलता है हमें, सोडियम क्लोराइड, नमक मिलता है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 मिलता है। ठीक है, आदि कुछ विलेत लवण उपस्थित रहते हैं। पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को हम क्या बोलते हैं, खनिज कहते हैं। क्या बोलते हैं, खनिज। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है, जिसे निकालना लाभकारी होता है। जिसे निकालना क्या होता है, लाभकारी होता है। और इन खनिजों को हम क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। तो प्रॉफिटेबल स्केल पे अगर आप किसी खनिज से किसी धातु को निकाल रहे हैं,
तो वो क्या है, अयस्क है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया था पोटेशियम, और सबसे लास्ट में क्या था आपका, गोल्ड था। तो ऐसी धातुएं, कुछ धातुएं होती है आसानी से, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं कि भूपट्टी में स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं, कुछ धातुएं होती हैं जो है यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे गोल्ड है, स्वतंत्र रूप में मिलता है, सोना, सिल्वर, ये सब स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, तांबा वगैरह। कॉपर सिल्वर अपने सल्फाइड और ऑक्साइड के रूप में संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड और ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर धातुएं कौन सी हैं, ये धातुएं हैं। ये इतनी ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएं हैं कि ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जा सकती हैं। सक्रियता श्रेणी की मध्य की धातुएं जैसे जिंक है, लेड, आयरन है, लेड है, इनकी अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। पृथ्वी की भूपट्टी में मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। आप देखेंगे कई धातुओं के एस ऑक्साइड होते हैं। ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ऐसा होता है। तो हमने धातुओं को विभाजित किया है, एक तो कम अभिक्रियाशील, एक आपकी मध्यम अभिक्रियाशील, और एक उच्च अभिक्रियाशील। तो इस तरह से हमें यहाँ पर देखना है। देखिए, जो ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं, उनका हम क्या करते हैं, विद्युत अपघटन से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो मध्यम अभिक्रियाशील हैं, कार्बन के उपयोग से हम क्या कराते हैं, अपचयन कराते हैं। और जो सबसे कम अभिक्रियाशील हैं वो प्राकृतिक अवस्था में ही हमें प्राप्त होती हैं। ठीक, अब देखिए पृथ्वी से अयस्कों में, जब हम किसी धातु को पृथ्वी से निकालते हैं तो उसमें उसके अयस्क में मिट्टी होती है, रेत होता है, बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, गैंग बोला जाता है। याद रखना, जब किसी धातु को जमीन से निकालते हैं, पृथ्वी से निकालते हैं, तो वो अशुद्ध अवस्था में होती है। ठीक है, उसके साथ रेत, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, तो इन सब अशुद्धियों को हम क्या बोलते हैं, गैंग कहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, गैंग, एक टर्म यूज हुई है यहाँ पर, उसको हम क्या बोलते हैं, गैंग कहते हैं। तो उसको हम गैंग बोलते हैं। तो धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको, उससे मिट्टी को, कंकड़ को, पत्थर को उससे क्या करेंगे, अलग करेंगे। अयस्कों को गैंग से हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क एवं गैंग के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होते हैं। इसके पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीक अपनाई जाती है। ठीक है, यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है आपका ये मेटल का जो निष्कर्षण है। देखिए यहाँ पर हमें यहाँ क्या मिला, अयस्क मिला, हमें यहाँ पर क्या मिला, अयस्क। ठीक है, हम क्या करेंगे, अयस्क का सांद्रण करेंगे। अब सांद्रण हम जब करते हैं तो हमने उसको वर्गीकृत कर लिया है, क्लासिफाई कर लिया है। एक उच्च अभिक्रियाशील है, एक मध्यम अभिक्रियाशील है, और एक निम्न अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, गलित धातु इनका क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं। क्या करते हैं, विद्युत अपघटन, और विद्युत अपघटन से हमें क्या मिल जाती है, शुद्ध धातु मिल जाती है। दूसरा है हमारा कार्बोनेट अयस्क। अब जब हम मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं जो होती हैं, वो या तो कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिलती हैं, CO3 2 माइनस, या फिर हमें सल्फाइड के रूप में मिलती है, उसके साथ सल्फर जुड़ा होता है। देखिए, जो कार्बोनेट अयस्क होगा उसके साथ CO3 2 माइनस होगा, और जो सल्फाइड होगा उसके साथ सल्फर होगा। तो एक का हम क्या करते हैं, निस्तापन करते हैं, दूसरे का हम क्या करते हैं, भर्जन करते हैं। ठीक है, धातुओं का यहाँ से हमें क्या मिलते हैं, धातु के ऑक्साइड मिलते हैं। फिर हम क्या करते हैं, धातु में अपचयन करते हैं, फिर उसका क्या होता है, धातु का शोधन होता है। और जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं वो सल्फाइड अयस्क में पाई जाती हैं, उनका भी पहले भर्जन होगा, फिर धातु मिलेगी हमें, उसका हम क्या करेंगे, परिष्करण करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे, रिफाइनिंग। तो इस तरह से
तो देखिए सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं सबसे नीचे हैं, सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं सबसे नीचे हैं उनका हमें क्या करना है, परिष्करण करना है। जैसे एक हमारा पूछ लेता है सिनेबार। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो पूछ लेता है कि मरकरी का अयस्क बताइए, मरकरी का अयस्क। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, सिनेबार। ये कई बार पूछा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। हाँ, तो एक अयस्क है, वायु में गर्म करने पर सबसे पहले क्या बनता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी पारद में अपचयित हो जाता है। देखिए एक बार हमने गर्म किया इसको तो सल्फाइड अलग हो गया यहाँ से, मरकरी ऑक्साइड मिला हमें। और फिर मरकरी ऑक्साइड को हमने दोबारा गर्म किया तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, मरकरी मिल गया। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से मरकरी मिल जाएगा। इसी तरह प्राकृतिक रूप से Cu2s, Cu2s कॉपर। तो कॉपर का अयस्क क्या है आपका, Cu2s। ठीक है, तो इसको हम ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे तो हमें यहाँ पर पहले ऑक्साइड मिलेगा और फिर हमें यहाँ पर मिल जाएगा फिर हमें यहाँ पर कॉपर, कॉपर शुद्ध फॉर्म में मिलेगा। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस दोनों के केस में क्या होगी, रिलीज होगी। दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, दोनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो धातुएं अब जो धातुएं मध्य में स्थित होती हैं, सक्रियता श्रेणी उनकी क्या होती है, मध्य में होती हैं। तो ऐसी धातुएं जो होती हैं, आयरन है, जिंक है, लेड है, कॉपर है, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, प्रकृति में सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, भर्जन करते हैं। क्या करते हैं, भर्जन करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, निस्तापन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, निस्तापन करते हैं। ठीक है, तो देखिए सल्फाइड गैस को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर, अधिक ताप, यहाँ पर हम लेंगे अधिक ताप, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, अधिक ताप। तो ये ऑक्साइड बन जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, भर्जन कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, सीमित वायु। यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग, सीमित वायु। ठीक है, अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। देखिए ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया, यहाँ भी ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया है। और ये सीमित वायु है। और जो निस्तापन होता है आपका अधिक वायु में होता है। किसमें होता है, अधिक वायु में। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लेना, मैंने आपको कॉपी में लिखवाए हैं। भर्जन, भर्जन को क्या बोलते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। और जो आपका निस्तापन है, निस्तापन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन। ठीक है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, बोर्ड एग्जाम 2026। ठीक, इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आपको इस तरह से चीज़ों को याद रखना है। इसके बाद कार्बन, अब जब हमें ये मिल गया तो हम क्या कराते हैं इसके बाद, भाई भर्जन के बाद, चाहे आप भर्जन करा रहे हैं, चाहे आप क्या करा रहे हैं, निस्तापन करा रहे हैं, निस्तापन। निस्तापन, तो ऐसी कंडीशन में इसका हम क्या कराएंगे, बाद में अपचयन कराएंगे। क्या कराते हैं, अपचयन किसके साथ, कार्बन के साथ हम लोग इसका अपचयन कराते हैं। ठीक है, देखिए कार्बन के साथ इसका हमने अपचयन कराया तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया,
जिंक मिल गया। ठीक है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर कोयला, देखिए यहाँ पर कार्बन का उपयोग धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी प्रयोग किया जा सकता है। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम चूर्ण के साथ हम गर्म करते करते हैं तो इस तरह से यह अभिक्रिया होती है, हमें यहाँ पर मैग्नीज मिल जाता है। ठीक है, क्या आप उन पदार्थों को पहचान सकते हैं जिनका ऑक्सीकरण या अपचयन हो रहा है? यह विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी, उसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। वास्तव में आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्यूमीनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों को की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्माइट अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थर्माइट अभिक्रिया। जो रेल की पटरी को हम लोग जोड़ते हैं तो इसी अभिक्रिया के माध्यम से जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने ऑक्साइड लिया आयरन का और ये एल्युमिनियम लिया हमने। ठीक है, Fe और Al2O3 और उसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलीज होगी। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल है।